जय श्री कृष्णा। प्रिय दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्केयर स्क्वाड में। आज हम आपको एक और अनोखी कथा सुनाएंगे, पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, कोई बात हो या कथा बीच में छोड़ने पर वो उसका पाप का भागीदारी बन जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखें, लेकिन उससे पहले इस वीडियो की टिप्पणी में जय श्री राम एक बार जरूर लिखते। तो शुरू करते हैं। विजयगढ़ राज्य के महल में चांद की हल्की रोशनी कमरे की दीवारों पर पड़ रही थी। महाराजा विक्रम सिंह अपने विशाल पलंग पर लेटे थे, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। रात का समय था, लेकिन उनकी आंखों से नींद गायब थी। आजकल वो बुरे सपनों से परेशान थे और ये रात भी कुछ अलग नहीं थी। महाराजा की आंखों में अचानक एक काला अंधेरा छा गया। उनके सामने एक रहस्यमयी परछाई उभरी और फिर एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज न तो स्त्री थी न पुरुष, बस एक विचित्र सी गूंज थी, जैसे हवा में कोई रहस्यमय ताकत बुदबुदा रही हो। सावधान, जब चंद्रमा लाल होगा, एक साया तुम्हारे सिंहासन को हिला देगा। ये शब्द सुनते ही महाराजा विक्रम सिंह का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने आंखें मिचमिचाई, लेकिन ये आवाज फिर भी साफ सुनाई दे रही थी। अचानक वो दृश्य बदल गया और चंद्रमा ने लाल रंग में ढलना शुरू कर दिया। उसकी रोशनी जैसे महल की हर कोने को खौफनाक रूप से रंग देती हो। महल की दीवारों पर अजीब से साए दिखाई देने लगे, जैसे उन्हें निगलने के लिए कोई छाया तैयार हो। महाराजा भयभीत होकर उठ बैठे। उनका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वो गहरी सांसें लेने लगे, ये सोचते हुए कि इस सपना का क्या अर्थ हो सकता है। क्या ये केवल एक बुरा सपना था या फिर ये किसी गंभीर संकट की चेतावनी थी। महल के दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। राजा ने पलंग से उठकर दरवाजा खोला। उनके मंत्रियों में से एक समरपाल उनके पास खड़ा था। समरपाल ने देखा कि महाराजा पसीने से तरबतर थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। महाराज, क्या सब ठीक है? समरपाल ने पूछा। महाराजा विक्रम सिंह चुप रहे, कुछ क्षणों तक सोचते रहे, फिर धीरे से बोले, समरपाल, मुझे एक सपना आया है, एक अजीब सपना, जिसमें एक रहस्यमयी आवाज ने मुझसे कहा कि जब चंद्रमा लाल होगा, एक साया मेरे सिंहासन को हिला देगा। समरपाल चौंक गए, लेकिन उन्होंने घबराया नहीं। महाराज, ये केवल एक सपना हो सकता है। कभी कभी हमारी मानसिक स्थिति हमें इस तरह के दृश्य दिखाती है। लेकिन महाराजा विक्रम सिंह की चिंता कम नहीं हुई। उन्हें महसूस हो रहा था कि ये सपना महज एक साधारण घटना नहीं थी। वो चुपचाप सोने का प्रयास करने लगे, लेकिन अब उनका मन शांत नहीं हो पा रहा था। रात भर वो अपनी तकिया पर सिर रखे सोचते रहे कि इस अजीब सपना का क्या अर्थ हो सकता है। क्या ये कोई चेतावनी थी या फिर एक भविष्यवाणी? कुछ घंटे बाद सूर्योदय हुआ, लेकिन महाराजा विक्रम सिंह का मन आज भी अतीत के उसी अजीब सपने में उलझा हुआ था। सुबह के प्रकाश में महल के दरवाजे खुलने के साथ ही विजयगढ़ के दरबार में हलचल शुरू हो गई। राजमहल के प्रत्येक कक्ष में कामकाजी लोग व्यस्त थे, लेकिन महाराजा विक्रम सिंह के मन में रात के अजीब सपने की छाया अभी भी मंडरा रही थी। महाराजा ने आज अपने मंत्रियों को विशेष बैठक के लिए बुलाया था। जब सभी मंत्री और दरबारी एकत्र हो गए, महाराजा ने गंभीर स्वर में बोलते हुए अपनी रात की चिंता साझा की। मंत्रियों, मुझे आज रात एक अजीब सपना आया। महाराजा ने कहा, एक आवाज ने मुझसे कहा कि जब चंद्रमा लाल होगा, एक साया मेरे सिंहासन को हिला देगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या अर्थ है। यह सुनकर दरबार में कुछ पल की खामोशी छा गई। सभी मंत्री और दरबारी एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। कुछ लोग हंसी में इसे एक बेतुका सपना मान रहे थे, जबकि कुछ लोग गंभीर दिख रहे थे।
राज्य के वरिष्ठ और सबसे अनुभवी ज्योतिषी आचार्य सोमदत्त, जो अक्सर राजा के साथ चर्चा करते थे, अपने स्थान से उठे और उन्होंने कहा, महाराज, ये कोई साधारण सपना नहीं हो सकता। उनकी आंखों में गहरी चिंता थी। ये सपना एक गंभीर चेतावनी हो सकती है। लाल चंद्रमा एक दुर्भाग्य का संकेत है और ऐसी भविष्यवाणियां पहले भी हमारे राज्य में हो चुकी है। महाराजा विक्रम सिंह ने आचार्य सोमदत्त की ओर ध्यान से देखा। तो इसका मतलब क्या है आचार्य? क्या हमें कोई कदम उठाना चाहिए? आचार्य सोमदत्त ने धीरे से उत्तर दिया, राजा, लाल चंद्रमा अक्सर संकट का प्रतीक होता है और यदि यह सपना सच है तो हमारी राज्य की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ये एक ऐसा समय हो सकता है जब राज्य पर कोई बड़ा संकट आ सकता है। महाराजा विक्रम सिंह ने इस सलाह को गंभीरता से लिया, लेकिन उन्हें यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस चेतावनी का क्या समाधान हो सकता है। हम क्या कदम उठा सकते हैं आचार्य? महाराजा ने पुनः पूछा। आचार्य सोमदत्त ने एक गहरी सांस ली और कहा, महाराज, राज्य में कई गहरे रहस्यों का समावेश हो सकता है। हमें यह जानने की आवश्यकता है कि यह सपना और भविष्यवाणी किस दिशा में संकेत कर रही है। एक गुप्त शत्रु या कोई विश्वासघाती व्यक्ति हो सकता है जो इस संकट को जन्म दे सकता है। हमें किसी और स्रोत से जानकारी प्राप्त करनी होगी। महाराजा विक्रम सिंह के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। वो जानते थे कि उन्हें इस रहस्य को सुलझाने के लिए कोई ठोस कदम उठाना होगा। तो फिर आचार्य, क्या आप किसी और तरीके से इस रहस्य को हल करने के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं? महाराजा ने पूछा। आचार्य सोमदत्त ने कुछ सोचते हुए कहा, महाराज, हमारे राज्य के दक्षिणी जंगलों में एक प्राचीन मंदिर है जहां एक रहस्यमयी संत रहते हैं। वो संत भविष्य देख सकते हैं और उनका ज्ञान गहरा है। शायद वो हमें इस संकट के बारे में कुछ बता सके। महाराजा विक्रम सिंह ने तुरंत आदेश दिया, तुरंत एक दल भेजो और इस संत से संपर्क करो। मैं स्वयं वहां जाने का विचार कर रहा हूं। हमें इस रहस्य का समाधान जल्द से जल्द ढूंढना होगा। उनके आदेश पर दरबार के गुप्तचर और सैनिक तैयार होने लगे। महाराजा की आंखों में एक नई आशा और दृढ़ संकल्प था, क्योंकि वो जानते थे कि राज्य की सुरक्षा के लिए ये कदम अत्यंत आवश्यक था। महाराजा विक्रम सिंह ने आचार्य सोमदत्त की सलाह पर ध्यान दिया और राज्य के गुप्तचरों को तुरंत जंगल में उस प्राचीन मंदिर तक जाने का आदेश दिया। वो खुद भी तैयारी करने लगे, लेकिन इससे पहले उन्होंने आचार्य सोमदत्त से और अधिक जानकारी प्राप्त करने का सोचा। दरबार से लौटने के बाद महाराजा ने आचार्य को अपनी निजी कक्ष में बुलाया। आचार्य सोमदत्त धीरे धीरे कक्ष में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी, जैसे वो किसी बड़े रहस्य को उजागर करने के बारे में सोच रहे हों। आचार्य, मुझे उस मंदिर के बारे में और जानकारी चाहिए, महाराजा ने कहा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस संत से मिलने से हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए? आचार्य सोमदत्त ने धीरे से उत्तर दिया, महाराज, उस संत के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो अत्यंत वृद्ध है और उनकी भविष्यवाणियां कभी असफल नहीं हुई। कुछ साल पहले जब राज्य में बड़े संकट का समय था, तो उन्होंने एक गुप्त भविष्यवाणी की थी। वो भविष्यवाणी मुझे आज तक याद है। महाराजा ने उत्सुकता से पूछा, वो भविष्यवाणी क्या थी आचार्य? आचार्य सोमदत्त ने गहरी सांस ली और कहा, वो भविष्यवाणी कुछ इस प्रकार थी, विजयगढ़ पर एक छाया का साया मंडराएगा और यदि राजा समाधान नहीं खोजेगा तो राज्य नष्ट हो जाएगा। ये शब्द मेरे कानों में आज भी गूंजते हैं। महाराज, मुझे डर है कि वो भविष्यवाणी अब सच हो सकती है। महाराजा विक्रम सिंह का चेहरा गंभीर हो गया। तो क्या हम पहले से ही उस छाया के बारे में बात कर रहे हैं आचार्य? आचार्य ने सिर झुकाकर कहा, हां महाराज, मुझे लगता है कि वो छाया वो संकट है जो आपको दिखाई दिया था।
एक साया जो आपके सिंहासन को हिला देगा। महाराजा विक्रम सिंह ने चुपचाप विचार किया। फिर उन्होंने कहा, आचार्य, हमें यह समझने की जरूरत है कि वो छाया कौन हो सकती है और उसका उद्देश्य क्या हो सकता है। आचार्य सोमदत्त ने फिर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि हमें उस संत से मिलकर हर तरह की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। वो शायद हमें ये बता सकें कि हमें इस छाया का सामना कैसे करना है। इस संवाद के बाद महाराजा विक्रम सिंह ने निर्णय लिया कि वो जल्द से जल्द उस संत से मिलेंगे। उन्होंने आचार्य सोमदत्त और गुप्तचर दल को आदेश दिया कि वे मंदिर तक जल्दी पहुंचे। अगली सुबह महाराजा विक्रम सिंह और उनका दल दक्षिणी जंगलों की ओर रवाना हो गए। जंगल की घनी छाव में मार्ग कठिन था, लेकिन राजा का साहस और आचार्य सोमदत्त का मार्गदर्शन उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। रास्ते में एक गहरी खामोशी थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे जंगल में समय ठहरा हुआ हो। चारों ओर केवल पत्तियों की सरसराहट और दूर कहीं कोई पक्षी की आवाज सुनाई दे रही थी। आखिरकार कुछ घंटों के बाद वे उस प्राचीन मंदिर तक पहुंचे। मंदिर की दीवारों पर समय और घनघोर मौसम के प्रभाव के कारण मोटी काई चढ़ी हुई थी। इसके बावजूद मंदिर का आंतरिक माहौल अजीब था। वो शांत और गूढ़ था, जैसे यहां बहुत सी गहरी बातें छिपी हों। महाराजा विक्रम सिंह और आचार्य सोमदत्त मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं। अंधेरे में एक वृद्ध संत बैठे थे, जिनकी आंखें बंद थी। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी, लेकिन उनकी उपस्थिति में एक रहस्यमय शक्ति का एहसास हो रहा था। संत महोदय, महाराजा ने श्रद्धा से कहा, मैं विक्रम सिंह, विजयगढ़ का राजा, आपके पास आया हूं। मैंने सुना है कि आप भविष्य देख सकते हैं। मैं जानता हूं कि मेरी राज्य की रक्षा के लिए आपका मार्गदर्शन आवश्यक है। संत ने आंखें खोली और एक गहरी दृष्टि से महाराजा को देखा। उनका चेहरा एकदम शांत था, लेकिन उनकी आंखों में एक सूक्ष्म चमक थी। राजा विक्रम सिंह, संत ने धीरे से कहा, तुम्हारे सपने सच है। राज्य में एक गहरी छाया है और यह संकट तुम्हारे सिंहासन को हिला सकता है। यह छाया तुम्हारे आसपास ही है। क्या वह छाया कोई व्यक्ति है? महाराजा ने तीव्रता से पूछा। संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हां, एक अजनबी जो तुम्हारे सबसे करीब होगा, वही सबसे बड़ा खतरा होगा। यह सुनकर महाराजा विक्रम सिंह के चेहरे पर ताज्जुब और चिंता दोनों की लहर दौड़ गई। उन्होंने संत से आगे पूछा, क्या हमें कुछ और करना होगा? संत ने धीरे से कहा, तुम्हारे लिए समय बहुत कम है राजा विक्रम सिंह। लाल चंद्रमा के आने से पहले तुम्हें सच्चाई जाननी होगी, नहीं तो संकट तुम्हारे राज्य को निगल लेगा। महाराजा विक्रम सिंह और आचार्य सोमदत्त के साथ उनका दल अब दक्षिणी जंगल की ओर बढ़ रहा था। जंगल की घनी छाव और अजीब सी खामोशी ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया था। हर कदम के साथ जंगल का रास्ता और भी संकरा और चुनौतीपूर्ण होता जा रहा था। घने पेड़ों के बीच से कुछ ही दूरी पर एक पुराना और बेजान मंदिर दिखाई दे रहा था। राजमहल के दरबार में यह कहानी अक्सर सुनी जाती थी कि इस मंदिर में एक रहस्यमयी संत निवास करते हैं, जिनके पास अतीत और भविष्य को देखने की असाधारण क्षमता है। लेकिन इस मंदिर तक पहुंचने के लिए कोई भी नहीं आया था, क्योंकि यह रास्ता खतरों से भरा था। अब महाराजा विक्रम सिंह का दल इस अज्ञात और घने जंगल के बीच रास्ता तलाशने में लगा था। हमारे पास समय बहुत कम है आचार्य, महाराजा विक्रम सिंह ने कहा। यह स्थान सचमुच बहुत ही अजीब और खतरनाक प्रतीत होता है। आचार्य सोमदत्त ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, महाराज, ये जगह जितनी खतरनाक दिखती है उतनी ही महत्वपूर्ण भी है। यही वो स्थान है जहां हमें वो संत मिलेंगे जिन्होंने पहले भविष्यवाणी की थी। कुछ और समय बाद महाराजा का दल मंदिर तक पहुंचने में सफल हुआ।
मंदिर की दीवारों पर मोटी इकाई और मोल्ड ने उसे एक प्राचीन और पुराना रूप दे दिया था। मंदिर का मुख्य द्वार इतनी पुरानी अवस्था में था कि वो लगभग बंद ही था, लेकिन गुप्तचर दल ने उसे हल्के से खोला। महाराज, हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, एक सैनिक ने खबर दी। महाराजा विक्रम सिंह ने नजरें घुमाकर आचार्य सोमदत्त की ओर देखा और दोनों एक साथ मंदिर में प्रवेश कर गए। मंदिर के अंदर का वातावरण बहुत ही गूढ़ और शांति से भरा हुआ था। अंदर का अंधेरा इतना गहरा था कि उन्हें कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। वे धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मंदिर के भीतर चले गए। अंदर की दीवारों पर प्राचीन चित्र और शिलालेख थे, जो समय की धारा के साथ हल्के हल्के फीके पड़ चुके थे। मंदिर के केंद्र में एक वृद्ध संत शांतिपूर्वक बैठते हुए दिखे। उनके शरीर पर साधारण साधु वस्त्र थे और उनकी आंखें बंद थी। वो बिल्कुल शांत और निर्विकार थे, जैसे उन्होंने इस दुनिया की सारी उलझनों से मुक्ति पाली हो। महाराजा विक्रम सिंह और आचार्य सोमदत्त उनके पास पहुंचे और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। महोदय, हम आपके पास सहायता लेने आए हैं। महाराजा विक्रम सिंह ने नर्म स्वर में कहा, हमारे राज्य में एक अजीब संकट का संकेत दिखाई दे रहा है और हमें इसका समाधान जानने की आवश्यकता है। संत ने बिना आंखें खोले ही उत्तर दिया, राजा विक्रम सिंह, तुम्हारे राज्य की आंतरिक स्थिति को मैं देख सकता हूं। संकट की छाया पहले से ही तुम्हारे राज्य के भीतर घुस चुकी है। वो छाया तुम्हारे सिंहासन तक पहुंचेगी और तुम जितना देर करोगे उतना ही संकट बढ़ेगा। महाराजा विक्रम सिंह और आचार्य सोमदत्त दोनों ने ध्यान से सुना। संत की शब्दों में एक गहरी चेतावनी थी, जो न केवल राज्य के भविष्य के बारे में बल्कि राजा के स्वयं के भविष्य के बारे में भी संकेत दे रही थी। लेकिन संत महोदय, महाराजा ने पूछा, हम इस संकट को कैसे रोक सकते हैं? क्या हमें कोई उपाय करना होगा? संत ने आंखें खोली और उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। राजा विक्रम सिंह, तुम्हारे पास एक अदृश्य शत्रु है और वह तुम्हारे सबसे करीबी लोगों में से एक हो सकता है। इस छाया का सामना करने के लिए तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हें विश्वासघात से निपटने के लिए अपनी सारी बुद्धि और साहस का प्रयोग करना होगा। यह सुनकर महाराजा विक्रम सिंह के मन में एक नया प्रश्न उत्पन्न हुआ। क्या आप ये कह रहे हैं कि मेरे आसपास कोई विश्वासघाती है? संत ने गहरी और गंभीर दृष्टि से महाराजा को देखा और कहा, तुम्हारी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। जैसे ही चंद्रमा लाल होगा, सच्चाई सामने आएगी। एक अजनबी जो तुम्हारे करीब है, वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ये शब्द सुनते ही महाराजा विक्रम सिंह के भीतर एक हलचल मच गई। उन्होंने संत की बातों को ध्यान से सुना और समझने की कोशिश की। ये उनका सबसे करीबी मित्र या सेनापति हो सकता था, जो राज्य के दुश्मनों के साथ मिलकर विश्वासघात करने वाला था। धन्यवाद महात्मा, महाराजा ने कहा। अब हमें सचेत रहना होगा और समय रहते इस संकट का हल निकालना होगा। संत ने संतोष की लहर के साथ सिर हिलाया और फिर अपने स्थान पर शांतिपूर्वक बैठ गए। जैसा तुम्हारा मार्ग होगा, वही तुम्हारा भविष्य होगा। राजा विक्रम सिंह, अब जाओ और अपने राज्य की रक्षा करो। महाराजा विक्रम सिंह ने अपने दल को आदेश दिया कि वे जल्द से जल्द महल वापस लौटें। वो अब पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन उनके मन में एक सवाल था, उनके आसपास का कौन सा व्यक्ति विश्वासघात कर सकता था? महाराजा विक्रम सिंह और आचार्य सोमदत्त के साथ उनका दल जल्दी से जल्दी महल वापस लौटने की कोशिश कर रहा था। संत की भविष्यवाणी के बाद राजा के मन में उथल पुथल मची हुई थी। वो जानते थे कि उनके राज्य के भीतर एक घातक विश्वासघात छिपा हुआ है, लेकिन ये विश्वासघात कौन कर सकता था? उनके पास कोई ठोस सुराग नहीं था, केवल एक रहस्यमयी संकेत था।
एक अजनबी जो तुम्हारे सबसे करीब होगा वही सबसे बड़ा खतरा होगा। राजमहल में लौटने पर महाराजा विक्रम सिंह ने आचार्य सोमदत्त से कहा, आचार्य, हम किसे संदेह करें? मेरे आसपास के सभी लोग मेरे विश्वास पात्र हैं। कौन हो सकता है जो इस विश्वासघात को अंजाम दे रहा हो? आचार्य सोमदत्त ने ध्यान से जवाब दिया, महाराज, विश्वासघात अक्सर सबसे करीबी लोगों से होता है। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे आप बिल्कुल भरोसा करते हो, या तो आपका सेनापति या कोई और व्यक्ति जो आपको प्रिय हो। हमें इस पर गहरे विचार करने की आवश्यकता है। महाराजा विक्रम सिंह का मन अभी भी असमंजस में था। वो अपने वफादार सेनापति की तरफ देख रहे थे जो उन्हें हमेशा समर्थन देता था, लेकिन आचार्य की बातों ने उन्हें और भी चौकस बना दिया था। हमारे राज्य में कई भरोसेमंद लोग हैं, महाराजा ने कहा, लेकिन अब मुझे ये समझने की आवश्यकता है कि विश्वासघात को पहचानने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। आचार्य सोमदत्त ने कहा, महाराज, जैसा कि संत ने कहा था, तुम्हारे आसपास एक छाया है जो धीरे धीरे तुम्हारे सिंहासन को हिलाने की कोशिश कर रही है। ये छाया तुम्हारे भीतर ही किसी गहरे डर या संदेह का रूप ले सकती है। हमें गुप्त रूप से अपनी स्थिति की जांच करनी होगी। महाराजा ने आचार्य की सलाह पर ध्यान दिया और अगले कदम के रूप में राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को पुनः जांचने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने राजमहल के सुरक्षा अधिकारियों से आदेश दिया कि वे सभी दरबारी और सेनापतियों पर नजर रखें ताकि कोई अप्रत्याशित घटना न घटे। इस बीच महाराजा ने राज्य के एक और अनुभवी सैनिक अधिकारी को बुलाया जिनका नाम राघव था। राघव एक वफादार और योग्य सैन्य अधिकारी था जिसे महाराजा ने अपनी सेना में हमेशा उच्च स्थान पर रखा था। वो एक साहसी और योग्य योद्धा था, लेकिन महाराजा को अब उस पर संदेह होने लगा था। राघव से मिलने के बाद महाराजा विक्रम सिंह ने उसे कुछ सामान्य सवालों के माध्यम से उसकी निष्ठा का परीक्षण करने की कोशिश की, लेकिन राघव ने किसी भी प्रश्न का सही तरीके से उत्तर दिया और उसकी वफादारी को लेकर कोई संदेह नहीं हुआ। फिर भी राजा के दिल में एक गहरी शंका थी। क्या राघव सच में एक वफादार सैनिक है या फिर वो किसी बड़ी साजिश में शामिल है? एक रात जब चंद्रमा पूरी तरह से चमक रहा था और उसके आसपास का आकाश शांत था, महाराजा विक्रम सिंह ने आचार्य सोमदत्त से कहा, हमें अब समय रहते कोई ठोस कदम उठाना होगा। मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे मैं इस विश्वासघात को पहचान सकूं। आचार्य सोमदत्त ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यह समय बहुत करीब आ चुका है। जैसे ही चंद्रमा लाल होगा तब हमें सच्चाई का पता चलेगा। इस समय हमें किसी की पहचान को लेकर कोई गलती नहीं करनी चाहिए। यह सुनकर महाराजा विक्रम सिंह के मन में एक ठान लिया कि अब वो किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे। वो जान गए थे कि विश्वासघात करने वाला व्यक्ति उनके सबसे करीबी लोगों में से ही कोई हो सकता है और उन्हें इसका पता जल्द से जल्द लगाना होगा। चंद्र ग्रहण की रात निकट आ रही थी और महाराजा विक्रम सिंह की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। संत की भविष्यवाणी और आचार्य सोमदत्त की चेतावनी के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि अब कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्हें हर एक कदम सोच समझकर उठाना था। राजमहल में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। सभी दरबारियों और सेनापतियों को विशेष निर्देश दिए गए थे और राज्य के गुप्तचर भी अत्यधिक सतर्क थे। महाराजा विक्रम सिंह ने आचार्य सोमदत्त से परामर्श लिया कि चंद्र ग्रहण की रात क्या करना चाहिए। आचार्य ने कहा, महाराज, चंद्रमा जब लाल होगा तब आपको किसी भी स्थिति में घबराना नहीं है। इस समय आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझनी है कि आपका विश्वासघात उस रात सामने आ जाएगा। राजा विक्रम सिंह की सोच परख थी। उन्होंने सोचा, किसी भी व्यक्ति से संदेह करना आसान है,
लेकिन ये जानना कि विश्वासघात को कैसे और कब पहचाना जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे अब अपनी बुद्धि का पूरी तरह से उपयोग करना होगा। जैसे जैसे चंद्र ग्रहण की रात नजदीक आती गई, राज्य की हवा में एक रहस्यमयी सन्नाटा छा गया था। सभी सैनिक अपने अपने स्थानों पर तैनात हो गए थे। राजमहल में एक अजीब सी बेचैनी थी। महाराजा विक्रम सिंह अपने सिंहासन पर बैठकर चंद्र ग्रहण का इंतजार कर रहे थे। आचार्य सोमदत्त उनके पास खड़े थे और संत की भविष्यवाणी के बारे में सोच रहे थे। चंद्र ग्रहण का समय नजदीक आ चुका था। महाराजा विक्रम सिंह को एक खतरनाक एहसास हो रहा था कि वो किसी बड़ी साजिश के करीब पहुंच रहे हैं। अचानक दरवाजे की ओर से एक गहरा शोर आया। एक सैनिक भागते हुए अंदर आया और उसने कहा, महाराज। एक सैनिक ने राजमहल पर हमला करने की कोशिश की है। यह सुनकर महाराजा विक्रम सिंह को गहरी हैरानी हुई, क्योंकि यह हमला चंद्र ग्रहण की रात ही हुआ था। वो तुरंत अपने सैनिकों के साथ बाहर दौड़े और देखा कि एक सैनिक को पकड़ लिया गया है। उस सैनिक की आंखों में डर था और वो बहलते हुए कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मैं सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था। राजा विक्रम सिंह ने उस सैनिक को ध्यान से देखा और उसे पहचाना। वो सैनिक कोई और नहीं बल्कि उनके सबसे विश्वासपात्र सेनापति के पुत्र राघव था। वो व्यक्ति जिसे उन्होंने हमेशा अपना सखा माना था, वही इस हमले का हिस्सा था। राघव, क्या तुम मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे? महाराजा विक्रम सिंह ने गुस्से में पूछा। राघव ने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन पड़ोसी राज्य के राजा ने मुझे लालच दिया। वो मेरे पिता को राजमहल में एक उच्च पद देने का वादा कर रहा था। मुझे विश्वास था कि आप कभी भी इस साजिश का पता नहीं लगा पाएंगे। महाराजा विक्रम सिंह के दिल में गहरी पीड़ा थी, क्योंकि ये विश्वासघात उनके सबसे करीबी व्यक्ति द्वारा किया गया था। लेकिन उन्होंने खुद को शांत किया और कहा, राघव, तुमने अपना ही नुकसान किया। अब तुम्हारा सामना न्याय से होगा। राघव के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। महाराजा ने आदेश दिया कि राघव को तुरंत राजमहल की जेल में बंद कर दिया जाए और उसके साथ साजिश में शामिल सभी व्यक्तियों की जांच की जाए। राजा विक्रम सिंह की आंखों में गुस्सा था, लेकिन उन्होंने खुद को नियंत्रित किया। अगर मुझे समय रहते ये विश्वासघात नहीं मिलता तो राज्य को भारी नुकसान हो सकता था। संत की भविष्यवाणी सच साबित हुई। अब राजा ने यह समझ लिया था कि भविष्यवाणियां केवल चेतावनियां होती है, लेकिन उसे समझने और सही कदम उठाने के लिए साहस और बुद्धि का होना जरूरी था। चंद्र ग्रहण की रात के बाद राजा विक्रम सिंह ने अपने राज्य के लिए एक नया संकल्प लिया कि वो भविष्य में किसी भी साजिश या विश्वासघात का समय रहते सामना करेंगे। इस प्रकार महाराजा विक्रम सिंह ने अपने राज्य को बचा लिया और विश्वासघात का पर्दाफाश किया। चंद्र ग्रहण की रात का भयंकर संकट अब समाप्त हो चुका था और महाराजा विक्रम सिंह का दिल भारी था। राघव के विश्वासघात ने उन्हें गहरे आघात पहुंचाए थे, लेकिन समय रहते वो इस साजिश को उजागर करने में सफल हो गए थे। अब राज्य की सुरक्षा के प्रति उनकी जिम्मेदारी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई थी। राजमहल में राघव को कैद कर दिया गया था और उसकी साजिश में शामिल सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। राज्य में शांति का माहौल था, लेकिन महाराजा विक्रम सिंह के मन में एक गहरी चिंता बनी हुई थी। वो जानते थे कि राज्य की सुरक्षा के लिए और भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। महाराजा विक्रम सिंह ने अपने दरबार में एक विशेष सभा बुलाई, जिसमें आचार्य सोमदत्त, राज्य के सबसे प्रमुख मंत्रियों और विश्वास पात्र सैन्य अधिकारियों को बुलाया। सभा की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा, हमने एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया, लेकिन ये केवल एक संकेत था। हमारे राज्य के भीतर
और बाहर हमेशा खतरे रहते हैं। हमें अब और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। सभा में एक गहरी शांति थी और सभी लोग महाराजा की बातों को गंभीरता से सुन रहे थे। आचार्य सोमदत्त ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपने सही कहा। यह केवल एक शुरुआत थी। भविष्य में और भी चुनौतियां आ सकती हैं और हमें इन्हें समय रहते पहचानने के लिए तैयार रहना होगा। महाराजा विक्रम सिंह ने आगे कहा, हमें अपने राज्य को और मजबूत बनाना होगा। मैं हर एक नागरिक से यही अपेक्षाएं रखता हूं कि वो राज्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपना योगदान दे। हम सबको मिलकर काम करना होगा ताकि कोई भी बाहरी या आंतरिक दुश्मन हमारे राज्य को नुकसान न पहुंचा सके। सभी मंत्री और सैन्य अधिकारी एकजुट होकर राजा के फैसले के साथ सहमत हुए। इसके बाद महाराजा विक्रम सिंह ने एक नया संकल्प लिया। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि राज्य की रक्षा के लिए मैं हमेशा चौकस रहूंगा। मेरे राज्य की रक्षा केवल मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। हमें मिलकर अपने राज्य को हर प्रकार के संकट से बचाना होगा। इसके बाद महाराजा विक्रम सिंह ने राज्य में एक नई योजना बनाई, जिसमें सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए। उन्होंने अपने गुप्तचरों की संख्या बढ़ाई और हर महत्वपूर्ण स्थान पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए उपाय किए। इसके साथ ही उन्होंने अपने दरबार में एक नया मंत्री भी नियुक्त किया, जो राज्य की आंतरिक सुरक्षा की निगरानी रखेगा। राज्य में व्याप्त विश्वासघात और साजिशों के बावजूद महाराजा विक्रम सिंह ने अपनी नेतृत्व क्षमता से राज्य को बचा लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि भविष्य में कभी भी संकट आ सकता है, लेकिन अगर सभी लोग एकजुट होकर काम करें तो किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। राजा विक्रम सिंह की आंखों में अब एक नई उम्मीद थी। उन्होंने संत और आचार्य सोमदत्त का धन्यवाद किया, जिन्होंने उन्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। और इस तरह एक राजा ने न केवल अपने राज्य को बचाया, बल्कि अपनी प्रजा को भी ये सिखाया कि सही निर्णय और सतर्कता से कोई भी संकट टाला जा सकता है। सभी के चेहरों पर संतुष्टि थी और राज्य में एक नई शुरुआत की हवा बहने लगी थी। चंद्रमा अब शांतिपूर्वक चमक रहा था और राज्य की नजरें भविष्य पर टिकी हुई थी। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि कभी-कभी संकट और विश्वासघात जीवन के हिस्से होते हैं, लेकिन सच्चे नेतृत्व और निर्णय क्षमता से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। राजा विक्रम सिंह की तरह हमें भी हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेना चाहिए और कठिन समय में भी विश्वास और बुद्धि से मार्गदर्शन करना चाहिए। धन्यवाद।